हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और हम यहाँ पर कर रहे हैं नो मोर क्वेश्चंस नो मोर फेयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन पार्ट को भी कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी देख चुके हैं। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन होगा। वो आपको पूछ लेंगे कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है और जब इस ग्लास स्लैब से, जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, इससे जब आप लाइट को पास कराओगे तो जो लाइट का पाथ होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कितना बेंड होगी और क्या क्या आपको वहां पर देखने को मिलता है, ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से मेन क्वेश्चन रहता है। बाकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ से हो सकती है क्वेश्चंस की, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और ये जो ग्लास स्लैब है ये कैसी है, रेक्टेंगुलर। ओके, एक फिगर में यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसको जब आप 3D में देखोगे तो आपको ये क्यूबॉइड की तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये जो थिकनेस है, इसको आप जो ग्लास होता है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस होती है वो मान सकते हो। ओके, अब यहाँ पर इसकी ये वाली जब थिकनेस हो जाएगी तो यहाँ जो भी मटेरियल होगा इस पर्टिकुलर रीजन में वो क्या होगा, ग्लास होगा, क्योंकि ये जो ग्लास स्लैब है किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, इसके बाहर जब हम आएंगे, ये क्या हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं एयर और यहाँ पर भी ले लेते हैं एयर मीडियम। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो ये मेरे पास जो हाथ है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस आएगी, राइट, इसकी थिकनेस आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, राइट। तो ये मेरे पास अगर ग्लास स्लैब है तो ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस में जो मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ग्लास स्लैब बोल रहे हैं तो ये जो ग्लास स्लैब है किसकी बनी हुई, ग्लास की, तो ये थिकनेस में मटेरियल पे कौन सा होगा, ग्लास का। इसके ऊपर जब हम बाहर आते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एयर। नीचे भी हमें क्या मिलेगी, लेयर। ठीक है, और वो लेयर किसकी होगी, एयर की। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये आपके पास रेक्टेंगुलर स्लैब हो गई, इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे भी एयर है। ठीक है, ये जो हाथ है इसको आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान सकते हो। इसके अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो मीडियम है उसको आप ग्लास मान सकते हो। ठीक है, उसके बाहर आओगे तो आपको क्या मिलेगी, एयर। तो ऐसी हमने एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक रे को यहाँ इंसिडेंट कराओगे, ये मान लो आपके पास नॉर्मल है और ये एक पॉइंट है जिस पर आप रे को इंसिडेंट कराते हो। ठीक है, अब जब ये रे इंसिडेंट होगी तो इसे कुछ इस बात को फॉलो करना था, राइट, यहां से आएगी और इसे इस बात को फॉलो करके आगे जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। एयर और ग्लास में कौन ज्यादा डेंस होगा, ग्लास डेंस होगा। तो जो रे होगी वो जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो रिफ्रेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी तो बेंट होगी और किस साइड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं, जब लाइट रे बेंट होती है, ठीक है, तो वो किस साइड बेंट होगी, अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है
तो वो नॉर्मल की साइड बेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल आ जाएगा, इसको R1 बोल देते हैं। यहाँ जो इंसिडेंट एंगल आएगा उसको I1 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन जब ये आगे बढ़ती है ये वाली रे, तो इसे एक और सरफेस मिल जाएगी, किसकी, ग्लास की, ये वाली सरफेस। इसके इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी। अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब ये इंसिडेंट होगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, तो अगेन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन। मतलब एक सिंगल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन ये कैसे जा रही है, ये ग्लास है और ग्लास से अब ये कहाँ आ रही है, एयर में। एयर मतलब ग्लास के कंपैरिजन में कम डेंस होगा, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। और जब कोई रे रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, तो ये भी जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कुछ इस तरह। ठीक है, इसका अगर आप यहाँ पर पाथ ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। इसे यहाँ इस पाथ को फॉलो करना था, है ना, लेकिन इसने इस पाथ को यूज करके इस पर आगे चली गई है ये। अब यहाँ पर आपको जो एंगल मिलता है, क्योंकि ये रे जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो आपको यहाँ पर कौन सा एंगल मिलेगा, इंसिडेंट एंगल। एक एंगल आपको इंसिडेंट एंगल पहले मिल चुका है, तो यहाँ जो एंगल मिलेगा उसको हम क्या लिख लेंगे, I2। ठीक है, यहाँ पर जब ये लाइट रे बाहर आती है तो ये फाइनल रे हमें मिल रही है, इसके बाद इसका फिर से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हुआ है और ये फाइनल रे है, इसीलिए इसको हम एक और नाम दे देते हैं, इमर्जेंट रे। और यहाँ आपको जो एंगल मिलता है उसको आप यहाँ क्या लिख सकते हो, R2। और इस R2 को आप और क्या लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इमर्जेंट एंगल। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल रिफ्लेक्शन एंगल। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा बार हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिला है और ये फाइनल रे है, इसके बाद इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, और इमर्जेंट रे। और इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उसमें एक रे इंसिडेंट होती है, अब ये रे किस पाथ को फॉलो करेगी वो हमें बता दीजिए, तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देना है एज इट इज। ठीक है, अगर वो ज्यादा मार्क्स में पूछ रहे हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो फिर आपको ये जो हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन इज नॉट लाइक कि आपको एक अलग स्टोरी यहाँ पे क्रिएट करनी है, जो भी हो रहा है, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो वो नॉर्मल की साइड बेंट हो गई, फिर वो अगेन ग्लास से रेयर एयर में गई है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, यही आपको सेंटेंस बना के लिख देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें आपके पास कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, आपके पास जो I1 एंगल रहता है ये हमेशा इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड, यहां पर आपको ये जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे थी, फर्स्ट इंसिडेंट रे थी, एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे आई थी उसका जो एक्चुअल पाथ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं। इंसिडेंट रे
and emergent ray are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको मिलेगा इसमें। थर्ड केस, यहां पर आप जो देख रहे हैं ये वाली रे इसके पैरेलल है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ओके, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर आप ये देखो एग्जैक्टली ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने रेड एरो क्रिएट किया है यहाँ पर, ये इस ब्लू लाइन से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है। वैसे यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये रेड मार्क उससे भी 90 डिग्री पर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident ray and emergent ray is called lateral displacement. क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ है, आपको ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी को हम यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्या ये हमेशा मिलता है। तो आंसर है यस। जब भी आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करेंगे और इंसिडेंट रे नॉर्मल से किसी एंगल पर इंसिडेंट होगी, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मतलब जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के हमेशा पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से किसी एंगल पर ना होकर उसी के अलोंग आ रही है, देन मतलब आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहां पर आपके पास ये नॉर्मल था, ठीक है। इस बार जो रे आ रही है वो इस नॉर्मल से कोई एंगल ड्रॉ नहीं कर रही है, मतलब नॉर्मल से 0 एंगल पर आ रही है, कुछ इस तरह। तब क्या होगा, यहाँ पर तो I1 कितना था, नॉन जीरो था, कुछ भी हो सकता है। I1 30 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, बट ये जीरो नहीं है। यहाँ क्या हो गया, I जीरो हो गया, तो जो R1 आएगा वो भी जीरो आएगा। लाइट रे बेंड नहीं होगी। जब भी कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करती है या इंसिडेंट होती है या फिर नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है, तो वो बेंड नहीं होगी। वो उसी पाथ को, अपने खुद के एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो, जब ये आगे बढ़ती है तो ये एक और सरफेस इसको मिलेगी, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। इस पॉइंट पर भी ये कैसे इंसिडेंट हुई है, अलोंग द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल के लोग। तो फिर से ये बेंट नहीं होगी, ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ग्लास मीडियम ही है, यहाँ एयर है, लेकिन बेंडिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रे है वो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे है। ये दूसरे शब्दों में से कैसे बोल सकते हैं कि जो लाइट रे है वो जो आपके पास ग्लास स्लैब की सरफेस थी ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है। अगर ऐसा केस आता है तो लाइट रे बेंड नहीं होगी।
इसी में यहाँ पर नेक्स्ट क्या रहता है, मान लो आपको एक प्रिज्म दे दिया, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि मान लो पहले इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी सरफेस होगी प्रिज्म की, और ये यहाँ पर इससे 90 डिग्री पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब कोई लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। मान लो जो लाइट रे है वो कैसे आ रही है, पैरेलल टू दी नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग आ रही है। वही केस जो हमने अभी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखा था। अगर वही केस आपको एक प्रिज्म के लिए पूछ लिया जाए कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी, उसमें नॉर्मल के अलोंग लाइट रे आई थी, तो वो ऐसे ही निकल गई, बेंट नहीं हुई वो, ठीक है। ना वो फर्स्ट सरफेस पर बेंट हुई, ना सेकंड सरफेस पर। अगर हमारे पास प्रिज्म है तो, क्योंकि प्रिज्म भी किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा, प्रिज्म के बाहर भी दोनों साइड क्या होगी, एयर होगी। देन यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट रे आती है नॉर्मल के अलोंग, तो वो आगे कैसे जाएगी, तो वो आगे कैसे जाएगी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो लाइट रे है बिना बेंडिंग के आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग आई थी इस डायरेक्शन से, तो ये आगे जाएगी। जब तक इसे दूसरी सरफेस नहीं मिलेगी तब तक ये किसी से भी कोलाइड नहीं कर रही है, सिंपल सी चीज है, तो अपने पाथ को फॉलो करेगी। अब यहाँ इसे दूसरी सरफेस मिलेगी तो एक पॉइंट भी मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ आप अगेन क्या ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल। ठीक है। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पर क्वेश्चन में आप ध्यान दो, इन्होंने यहाँ पर बोला था कि जब लाइट रे आती है वो नॉर्मल के अलोंग आई है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था, सेकंड को नहीं। जब हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करते हैं, तो जब वो लाइट रे फर्स्ट सरफेस को कवर करते हुए आगे बढ़ती है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ती है, तो वहां पर क्या रहता है, क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो आगे आती है, दूसरी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो वहां पर भी उसको क्या सिचुएशन मिलती है, नॉर्मल के अलोंग। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पहले वाली इस वाली सरफेस की अगर हम बात करें, इस पर वो नॉर्मल के अलोंग आई, ठीक है। अब ये आगे गई, ये दूसरी सरफेस, यहाँ पर इसका जो नॉर्मल है वो ये जो रे आ रही थी इसके अलोंग नहीं है, तो यहाँ ये एक एंगल ड्रॉ कर लेगी, मान लो आई, ठीक है। अब इसे यहाँ आगे जब जाना था तो अपने पाथ को फॉलो करना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे नॉर्मल के अलोंग नहीं है, प्लस ग्लास टू एयर जा रही है, ग्लास टू एयर जाने का मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, तो बेंडिंग होगी, और बेंडिंग में जो रे है वो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्लियर है। तो अगर ये डायग्राम आपको पूछ ले जाए या सिचुएशन आपको दे दी जाए कि देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें आपने नॉर्मली रे को इंसिडेंस कराया, तो वो नॉर्मली दोनों सरफेस को क्रॉस करते हुए बाहर निकल गई। व्हाट इफ अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है, उसमें एक सरफेस पर आप नॉर्मल के लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हो, देन क्या होगा, रे डायग्राम ड्रॉ करके बता दो, एक्सप्लेन कर दो, तो ये होगा।
क्लियर है? जब तक वो नॉर्मल के लॉन्ग रहेगी वो बेंड नहीं होगी। द मोमेंट उसने नॉर्मल से कोई एंगल बना लिया, ये चाहे 1 डिग्री ही क्यों नहीं बनाया है, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर हमने एक रिजल्ट पढ़ा है। रिजल्ट क्या था? जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था, ठीक है, एक्चुअल इंसिडेंट रे लिख दिया हमने उसको यहाँ, इज ऑलवेज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा देखो, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या? वो आपको बोल देंगे कि ऐसा कब पॉसिबल है कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल आ रही है, ग्लास स्लैब में, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में, या मिरर में। बहुत सारी डिवाइसेस का आपको नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली सिचुएशन, ये दोनों रेज हमेशा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में ही पैरेलल रहती है, और किसी सिचुएशन में नहीं। प्रिज्म है तो भी पैरेलल नहीं होगी, ग्लास स्लैब है लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं है तो भी नहीं होगी। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही चाहिए इन दोनों को पैरेलल रहने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और वो क्या पूछ लेते हैं, वाई, ऐसा हो क्यों रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों आ रही है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। कैसे? देखो, यहाँ पर आपके पास एक z बन रहा है, ये देखो यहाँ इससे स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पर, देन यहाँ, देन यहाँ। यहाँ हमने लिखा है इस एंगल को I2, और इस एंगल को हमने लिखा है R1। ठीक है, और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो z एंगल्स होते हैं, या जो इस तरह से बने हुए एंगल होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से I1 किसके, सॉरी, I2 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 के। ठीक है, I2 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 के इक्वल आ जाएगा। और अब अगर आप इसको स्नेल्स लॉ में प्लेस करो, स्नेल्स लॉ होता है ना जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू N2 बाय N1। ठीक है, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। जब ये वाली सिचुएशन इसमें आप प्लेस करोगे, आपको प्लेस नहीं करके दिखानी है, यहां से आपको रिजल्ट मिलता है I1 इक्वल्स टू E। और अगर I1 इक्वल्स टू E है तो इसका मतलब होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो किसके पैरेलल होगी, इमर्जेंट रे के। तो अगर आपको रीजन पूछ ले जाता है कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल क्यों आती है इन केस ऑफ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट थिंग, जो आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसकी जो दोनों सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, देखकर आप बता सकते हो। बोथ सरफेसेस ऑफ स्लैब आर are parallel, due to which I2 is equal to R1, जिसके कारण यहाँ पर जो
सेकेंड इंसिडेंट एंगल है वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल हो जाता है, और फाइनली एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, I1 इक्वल्स टू E। ठीक है, अब आप यहाँ पर खुद ही सोचो ये Z यहाँ पर बना क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ग्लास स्लैब है उसकी ये दोनों सरफेसेस पैरेलल है। अगर ये पैरेलल ना होती तो ये Z बनता ही नहीं, Z शेप। ओके, और Z शेप नहीं बनती तो ये वाला जो एंगल था ये कभी इसके इक्वल आता ही नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उनकी दोनों सरफेसेस पैरेलल रहेंगी, उसके पैरेलल होने से हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें यहाँ पर ये दोनों रेज पैरेलल मिलती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब अगर आप रिफ्लेक्शन को और स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं लेंस को। जैसे रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमने किसका यूज किया था, मिरर्स का, वैसे ही रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो क्या होते हैं, लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेंस है वो टू स्फेरिकल सरफेस से बने होते हैं। या आप इनको ऐसे बोल सकते हो, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। जो आपके पास लेंस होंगे वो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बने होते हैं, या दो स्फेरिकल सरफेस से घिरे होते हैं। किसी भी तरह से आपको जैसे समझ में आए आप वैसे समझ सकते हो। ठीक है, लेंस क्या हो गए, उसमें आपके पास दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं। ठीक है, बात करें टाइप की तो फर्स्ट टाइप आ जाता है इसमें आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड आता है कॉनकेव लेंस। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव लेंस, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप बात करो लुक वाइज, ये इनका जो मिडिल पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ से थिक होते हैं, थिक फ्रॉम द मिडिल। जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होंगे वो बीच से थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, और बात करें कॉनकेव लेंस की, ये थिन होते हैं। तो ये इनकी एक पहचान होती है। दूसरी जिसके नाम से ये जाने जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। अभी इन दोनों टर्म को हम मिरर वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जिंग कौन होगा, जो लाइट रेज को एक पॉइंट पर ले आएगा, और डाइवर्जिंग कौन होगा, जिसमें जो रेज है वो एक सिंगल पॉइंट से दूर जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो रेज होती है उनको हर पॉसिबल डायरेक्शन में भेज देता है, फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज होती हैं उनको एक पॉइंट पर, एक सिंगल कॉमन पॉइंट पर ले आता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है
कि वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में से वो कौन सा लेंस है जो रेज को डाइवर्ज करता है। तो आंसर क्या होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेंस रे के रूल्स की। लेंस रे रूल्स, देखो जब हम रूल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर सेम रूल्स आ जाएंगे जो हमने मिरर में पढ़े थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, जो रे थी वो मिरर को क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जा रही थी, पर यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, तो उनको समझने के लिए हमें यहाँ पर लेंस रे के जो रूल्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो दोनों लेंस हैं इनके फुल डायग्राम देख लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ओके। कॉन्वेक्स लेंस का जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ओ है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लेंस में हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इस साइड में मिलेगा और एक इस साइड में मिलेगा। ओके, बुक्स में आपको ये 2f1 लिखा हुआ मिलेगा और ये 2f2। ठीक है, तो या तो आप C1 से समझ पा रहे हैं तो C1 से समझ लो, 2f1 से समझ पा रहे हैं तो उससे समझ लो। ठीक है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा वो क्या रहता है, फोकस। इस साइड देखोगे इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट तो F1 मिलेगा, इस साइड देखोगे 0 और C2 के बीच में तो F2 मिलेगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस मेजर होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक आओगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी स्मॉल f से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि F1 फोकस की बात हम कर रहे हैं तो F1 फोकल लेंथ। ओके, इस साइड जाओगे F2 तक तो आपको क्या मिलेगी, F2। क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से आप C1 तक आओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, R2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो लेंस है ना, इसमें आप अगर इसको दो पार्ट्स में कट कर लो, ये है हमारे पास ये दो सरफेस है, एक ये स्फेरिकल सरफेस और एक ये स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, एक बार हमने इन दोनों को ऐसे अरेंज किया कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आ गया और दूसरी बार कॉनकेव लेंस। क्लियर है, अब यहाँ पर जो बेसिक चीज है वो ये है कि है तो दोनों सरफेस ही, और कैसी है, स्फेरिकल सरफेस। तो अगर आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो ये क्या बनाएंगी, एक पूरा स्फेयर बना देंगी, है ना। इसको कंप्लीट करोगे तो ये इधर स्फेयर बनाएगी, इसको कंप्लीट करोगे तो ये इधर स्फेयर बनाएगी। तो जब आप इसकी बात करोगे तो इसका जो सेंटर है वो इस साइड मिलेगा और इसका इस साइड मिलेगा। यहाँ पर आप देख लो, कॉन्वेक्स लेंस में ये वाली जो सरफेस है इसका सेंटर आपको किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा, राइट। इसको जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो इधर ही कंप्लीट होगी ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा और फोकस इधर आ जाएगा। ठीक है,
इस वाली सरफेस की अगर आप बात करो, इसका आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो वो इस साइड होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, फोकस भी इधर आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस हैं, तो दोनों के अपने अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, जिसके कारण यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहे हैं, दो फोकस आ रहे हैं। ठीक है, और ये सिचुएशन आपको दोनों में देखने को मिलेगी। जब हम किसकी बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो ये अगेन इसका मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। इसको हम F1 बोल देंगे, इसको हम 2F1 बोल देंगे, या फिर C1 भी बोल सकते हैं। इसको F2 बोल देंगे, इसको 2F2 या फिर C2 भी बोल सकते हैं। दोनों में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको C2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2F2 भी, तो आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो C1 और C2 से पास होकर जा रही है, ये हो जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको जो हमेशा ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिलेगा वो इस साइड रखा हुआ मिलेगा, दोनों केसेस में। ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी तो वो इस साइड आएंगी, सीधी सी बात है ना। अब जब ये रे आएगी तो पहले कौन सी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, इस पर या इस पर? इस पर, ये पहले आ रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये वाली सरफेस मेन सरफेस होती है। ठीक है, और इसको जब जब आप कंप्लीट करोगे तो ये इस साइड कंप्लीट होगी, तो ये वाला फोकस हो जाएगा और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये वाला फोकस मेन होता है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर मेन होता है। जब वो बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पर फोकस हो रही है, तो वो ये फोकस होगा, ये वाला। ठीक है, या कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको बता दी गई है, तो इसकी बताई है या इसकी? कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी बताएंगे, F2 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम F लिखेंगे। ओके, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो सिंपल F, कोई F1 नहीं, कोई F2 नहीं। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो पहले कहाँ आएगी रे, इस वाली सरफेस पर आएगी। इसको कंप्लीट करोगे अगर आप, तो ये साइड कंप्लीट होगी, तो ये वाला फोकस मेन हो जाएगा और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये F हो जाएगा, ये स्मॉल f। क्लियर है? आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें भी दो फोकस है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। आपके पास कॉनकेव लेंस है, उसमें भी दो फोकस है और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो आपको दोनों की बात नहीं बताएंगे, वो आपको बोल देंगे कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि F1 लेना है या F2, क्योंकि साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज होगी जैसे मिरर में हुई थी। और अगर आप ये वाला लोगे तो -10 आएगा, ये वाला लोगे तो +10 आएगा। तो कौन सा लेना है, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, याद कर लो जैसे आप कर सकते हो। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें हमेशा इस वाले फोकस की बात होती है, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इस फोकस की बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा हुआ है, अगर इस साइड रखा जाएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये कब तक है? जब तक ऑब्जेक्ट इधर रखा है, और हमेशा आपको जितने भी केस मिलेंगे आपके पास वो उन सब में यही होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा, रेज इस साइड से आएगी, पहले इस रे पर इंसिडेंट होगी, इसका फोकस ये हो जाएगा। क्लियर है? तो एक ये बेसिक चीज हुई।
दूसरी यहाँ पर आपसे क्या पूछी जाएगी, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ लेंगे। आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन। तो क्या बताना है, लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस and centers of these surface are known as center of curvature और सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो आप किसी भी लेंस की बात करो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स की, दोनों में आपको दो सरफेस मिलेंगी, दोनों स्फेरिकल होंगी। स्फेरिकल होंगी तो उनके सेंटर भी होंगे, उन सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसको डिफाइन कर दो। मिड पॉइंट ऑफ लेंस, किसी भी लेंस की बात करो, ये जो डेफिनेशन है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्वेक्स की पूछे तो भी यही लिखना है, कॉनकेव की पूछे तो भी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस passing through both the centers of curvature of lens is called principal axis। ठीक है, दोनों सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है वो एक ही एक्सिस है, एक ही पॉसिबल एक्सिस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट फोकस, और इसी को ही और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। दोनों फोकस प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो किसी की भी बात कर रहे हैं, दोनों फोकस प्रिंसिपल फोकस है, सिंपली लिख कर। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि लिखे या ना लिखे, तो आप सिंपली फोकस लिख दो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि आप अगर कोई रे डायग्राम बना रहे हो, वो किसके लिए बना रहे हो, वहां पर जो रेज है वो F1 पर आएगी या F2 पर आएगी, वो मैटर करता है। जब वो डेफिनेशन के बारे में पूछेंगे तो आपको जनरल डेफिनेशन बतानी है। क्या डेफिनेशन है, मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर on the principal axis is called principal focus। ठीक है, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड चले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, मिड पॉइंट फोकस मिल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड आ जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो भी फोकस मिल जाएगा। दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको F से डिनोट करेंगे और इसको R से। ठीक है, F1 की बात कर रहे हो तो F1 आ जाएगा, R1 की बात कर रहे हो तो R1 आ जाएगा। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जब आप फोकस तक जाओगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, distance of center of curvature from optical center। मिरर में जो पोल का काम था वो यहाँ पर किसका है, ऑप्टिकल सेंटर का, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब बात कर लेते हैं रे रूल्स की। पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहाँ पर हमारे पास रेज आएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मिरर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएंगी, फोकस से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लेंस को क्रॉस करेंगी, और क्रॉस करने के बाद कहां से जाएंगी, जाना तो उन्हें फोकस से ही है, क्रॉस करके इस साइड आएंगी, इस साइड का फोकस ये है तो ये इस फोकस से जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, फोकस, जिसको हम क्या लिखते हैं जनरली, F2। ओके, अब फिगर में ये एरो जरूर बना देना वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स नेमिंग होनी चाहिए पॉइंट्स की, साथ में एरो होना जरूरी है। अब अगर आपके पास कोई रे, ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर कोई रे ऑलरेडी फोकस से आ रही है, मतलब कुछ ऐसे, देन अगर रे ऑलरेडी फोकस से आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती थी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस बार भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, लेकिन कहाँ जाएगी, वापस नहीं जाएगी, आगे जाएगी। इस तरह। ठीक है, थर्ड क्या था हमारे पास, वहां पर पोल के लिए था, यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल सेंटर के लिए रहेगा। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो वो बेंड नहीं होगी, वो अपने पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी। ठीक है, ये तीन रे रूल्स हैं। मिरर के केस में हमारे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी आता था, उसकी यहाँ पर हमें नीड नहीं होगी, हमारा काम इन तीनों से ही हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा,
रिफ्लेक्शन के बाद वो रे फोकस से तो जाएगी लेकिन एक्चुअली जाते हुए दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रॉपर्टी कैसी होती है इसकी, डाइवर्जिंग। ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज की जो प्रॉपर्टी कह सकते हो वो क्या होती है कि इसमें जो रेज है वो आपको लगेगा कि उस पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो कभी उस पॉइंट पर जाती ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप जब यहाँ पर लाइट रे को पैरेलली इंसिडेंट कराओगे तो ये कुछ इस तरह से जाएंगी। ठीक है, क्या यहाँ पर आपको एक कहीं से फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ये C1, ये F1, ये F2, ये C2। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रे को पीछे की साइड एक्सटेंड करके देखें तो ये डेफिनेटली हमें कहां से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से। देखो यहाँ पर हमारे पास हमने अभी देखा कि जो कॉनकेव लेंस है उसमें हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें बात करें तो इसमें हमें रियल इमेज भी मिल सकती है और वर्चुअल भी मिल सकती है। ये दोनों तरह की इमेज क्रिएट कर सकता है। ओके, डिपेंड करता है पोजीशन पर। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है देन, अब देखो हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लाइट रे है वो एक्चुअली तो फोकस से पास नहीं होगी। हाँ, बट हमें ऐसा फील हो सकता है कि ये कहाँ से जा रही है, फोकस से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो लाइट रे है वो कहाँ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ऐसा कुछ। ओके, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, जब आपने इसको आगे एक्सटेंड किया तो पता चलता है कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी ये, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लाइट रे आई है और इसको इस डायरेक्शन में वापस भेज देते हैं। ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी सिचुएशन होती है, रिफ्लेक्शन की। यहाँ लाइट रे वापस नहीं जाएगी, आगे जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो एरर है ये मत करना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट रूल इसका जो रहता है वो क्या रहता है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है, तो जैसे हमने किस में किया था, कॉन्वेक्स लेंस में, वैसे ही हमें यहाँ पर भी मिलेगा। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो उसी पाथ से आगे चली जाएगी, मतलब डेविएट नहीं होगी, बेंड नहीं होगी। ठीक है, अपने पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट है, a ray of light after refraction from a convex lens emerges parallel to its principal axis. Okay, after refraction draw a labeled ray diagram to show it. हमारे पास एक लाइट रे थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे गई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई कहां से होगी, वो फोकस से, है ना। अभी हमने जो रे डायग्राम ड्रॉ किया है ये हमारे पास कुछ इस तरह से रे आई और इस तरह से
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, अब ये वाला फोकस कौन सा है, F1, ये C1 आ जाएगा, ये O। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन ये आ गई। सेकंड, इन दिस केस द इंसिडेंट रे before refraction from the lens passes through a point on its principal axis. Name the point. अभी क्या बोल रहे हैं कि इसी केस में जो लाइट रे है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट हुई तो वो किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई होगी। एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। किस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम बता दो। तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड में, प्रिंसिपल फोकस। इसको आप सिंपली फोकस भी लिख सकते हो, आप इसको सिंपली F1 भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, बस ये मेंशन कर देना कि F1 आप इसको बोल रहे हो। ठीक है, जब आप कोई रे डायग्राम बनाते हो ना तो उसको अच्छे से लेबल किया करो। आप जितने पॉइंट वहां पर मेंशन कर रहे हो, कौन सा पॉइंट C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा F1 को, कौन सा ऑप्टिकल सेंटर है, इंसिडेंट रे कहाँ से आई है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो एरो वहां मेंशन करो। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यहां से आपको सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर दो। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट है, a ray of light incident on a concave lens। कॉनकेव लेंस है हमारे पास, उस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, कहां से, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो कुछ इस तरह जाएगी, पीछे आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट से जाती हुई दिखाई देगी और वो क्या होता है, फोकस। तो हमारे पास दूसरा केस क्या है इसमें, is directed towards its principal focus। हमारे पास कॉनकेव लेंस है और इसमें जो लाइट रे जा रही है वो प्रिंसिपल फोकस की साइड जा रही है। अब समझने वाली बात ये होती है कि इसमें हमारे पास जो लाइट रे है वो एक्चुअली में फोकस से पास नहीं होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो वो हमें उससे जाती हुई फील जरूर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, वो एक्चुअली कहाँ से पास नहीं हो रही है, फोकस से, लेकिन पास होते हुए फील तो हो रही है ना। हम अगर उसको एक्सटेंड करें तब तो दिखाई देगी वो फोकस से पास होते हुए। तो इतना काफी है किसके लिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आगे जाने के लिए। ओके, ये हमारे पास फोकस हो गया F2, लाइट रे कुछ इस तरह से आई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे जो कॉनकेव लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल होती हैं जहां हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट नेचर की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।